हेलो दोस्तों। तो स्वागत आपका IQ ज्ञान में। तो आज हम 8 अप्रैल का आज 8 अप्रैल का हम हिंदू एनालिसिस देखेंगे। और इसमें एडिटोरियल भी हमने सारा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट सबको हम देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट अदर न्यूज़ हैं, न्यूज़ आइटम्स आर्टिकल्स है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें कुछ उठाए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन आपको नीचे यहाँ पे ब्रांड आइकन में दिख जाएगा, यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सब्सक्रिप्शन बटन दिख जाएगा जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ है ना आपको गलत लगा हो, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और डाउट हो आज के करंट अफेयर्स को लेकर के, और आप मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस चैनल को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स, अपोजिशन पॉलिटिसाइजिंग द इशू, वर्धन। तो ये बेसिकली थोड़ा पॉलिटिकल इसमें। तो ये तो है ना, कल हेल्थ मिनिस्टर ने, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। कुछ स्टेट्स ने बेसिकली कल, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ स्टेट्स ने कहा था कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। हम पूरे पॉपुलेशन को, जो जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, उसको हम वैक्सीन नहीं करा पा रहे हैं, तो वैक्सीन दिया जाए सेंटर के द्वारा। इसी के ऊपर में बेसिकली उन्होंने कहा था कि कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक डेटा है जिसको कि आप लिख सकते हैं अपने, मान लीजिए कि इंडिया इन स्लो प्लेन में है। अभी तक हमने जो पर 1 लाख पॉपुलेशन जो डोजेज दिया गया अलग अलग देशों में, उसमें इंडिया को कंपेयर किया गया तो अप्रैल 5 तक अगर हम देखें तो 6310 डोजेज ही दिए गए हैं। जबकि बाकी देशों में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर, मतलब पर लाख पॉपुलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारा लेवल थोड़ा भी कम है। इसको हमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कल जो एक नई गाइडलाइन आई है कि आप एक वर्क प्लेसेज जो है 11 अप्रैल से वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। मतलब कि प्राइवेट या पब्लिक वर्क स्पेस जो है, ऑफिसेज है मान लीजिए, वहाँ अगर अराउंड 100 एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं। एलिजिबल बेनिफिशियरी का मतलब यहाँ पर ये है 45, गवर्नमेंट अभी तक 45 प्लस को अलाउ किया है। तो अगर ऐसे 100 बेनिफिशियरी वहाँ पे है जो लेना चाहते हैं, तो उस वहाँ पे जो है वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अब 11 अप्रैल से गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने वैसे स्टेट्स को अपना कहा है कि आप अपने इसको इसका देखें कि कैसे कैसे इसको किया जा सकता है, इसका गाइडलाइन फ्रेम करें। तो नो आउट, लेकिन इसमें आउटसाइडर जो है या फिर इंक्लूडिंग एलिजिबल फैमिली मेंबर्स भी आपका एलिजिबल है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं को बस ये अलाउ रहेगा। तो इसका अभी स्टार्ट होगा, देखते हैं इसका कैसा रहेगा। ये बेसिकली वैक्सीन का जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का, उसको और बढ़ाने की एक कोशिश है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है ये आपका कोरोना का लेकर, इन बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक इंडिया रिपोर्ट्स 1.26 लाख केसेस। तो ये आपको और सजग रखने के लिए मैंने रखा है कि बस आप देखिए कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ रही है। कल हमने 1,15,000 कुछ केसेस देखे थे, आज वो और बढ़ के 1,26,000 हो गया है। तो आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखें अपने, जब भी आप बाहर निकले। और अपने घर वालों को भी कहें कि जैसा भी है आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, जैसे आप देख सकते हैं, सैनिटाइज करना हाथों को, और डिस्टेंसिंग बना के रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें ताकि ये केसेस जो है ज़्यादा बढ़े नहीं, और हम जो है कोरोना पीक जो है जल्दी से जल्दी कम हो सके। नेक्स्ट आपका, सॉरी हाँ, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आरबीआई कीप्स पॉलिसी रेट अनचेंज्ड। तो ये कल जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी पहली बैठक हुई थी इस फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें 21-22 का। तो इसमें जो बेसिकली पॉलिसी रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो है इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। तो इसको जो है, इसका रेट जो है आरबीआई ने सेम रखा 4% जो पहले से चला आ रहा था, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन जो है अभी टारगेट के अंदर में है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम है, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब, इन्फ्लेशन का एक टारगेट हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है इसको, कि 4 प्लस माइनस 2% का जो है टारगेट है आरबीआई का इन्फ्लेशन का। मतलब आपको इन्फ्लेशन है 4%, +2% 6%, और -2% 2%। तो 2% से 6% के लेवल के अंदर आपको इन्फ्लेशन को रखना है। इसका कितने दिन के लिए रखना, तो 3 कंसिक्यूटिव मंथ्स में ये फेलियर नहीं होना चाहिए। 3 कंसिक्यूटिव मंथ्स में अगर इन्फ्लेशन इस रेंज से बाहर जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेलियर मानी जाएगी और उसको एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिटेल वीडियो जो है, उसमें के कौन कौन मेंबर होते हैं, उनका क्या टर्म होता है, कैसे वो स्टेब्लिश हुआ था, क्या टारगेट है, फेलियर होने पे क्या होगा, तो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो को मैं लिंक में यहाँ पे कार्ड में दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं क्लिक करने पर। और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के और भी वीडियो है
जिसमें मैंने जो अलग अलग रेट्स होते हैं, रेपो रेट हो गया आपका, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, CRR रेशियोज हो गया, SLR रेशियोज हो गया, तो वो सबको जो है मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। वो आप जरूर देखें ताकि आपका जो बैंकिंग जो है, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप आंसर कर पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो उन 2 वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखें जा करके। तो ये बेसिकली इसी को जो आरबीआई की जो कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, उसने पॉलिसी रेपो रेट को 4% पर ही रखा है। इसीलिए उनका कहना है कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है इंडिया का, ऑब्वियसली वो बढ़ा है। अभी आईएमएफ ने भी कल प्रोजेक्ट किया था कि अच्छा प्रोस्पेक्ट है, 12.5% का अप्रोक्स ग्रोथ है जीडीपी का। बट उसके साथ ही साथ कुछ उसमें कंसर्न्स भी हैं, जो कि अभी रिसेंट जो हम इन्फेक्शन सर्ज देख रहे हैं उससे अनसर्टेनिटी आती है। तो इसीलिए आरबीआई ने इसको कम भी नहीं किया है और बढ़ाया भी नहीं है। बढ़ाया नहीं है इसलिए क्योंकि जो ग्रोथ को इसको इनेबल करना है कि ग्रोथ ऐसा नहीं है कि कम हो जाए। तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जरूर आप डिटेल में देखें। नेक्स्ट आपका हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल पहला जो आपका है, डिकंस्ट्रक्टिंग डिक्लेरेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये बेसिकली जो है आपका कार्बन न्यूट्रलिटी का जो डिक्लेरेशन अलग अलग ने किया है, देशों ने किया है, या पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एग्रीमेंट के अंदर में, तो उसको इन्होंने मिथ्या बताया, वो सही नहीं बोला इन्होंने। कि स्पेशली जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है, इसको मैंने कल भी देखा था, एक आर्टिकल आया था। तो इक्विटी का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, ये आपका जो है इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। ये आपको बहुत जगह बहुत बार सुनने को शायद मिलेगा जब आप इन्वायरमेंट का या क्लाइमेट चेंज को लेकर के पढ़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या, इक्विटी का मतलब होता है कि आप जो है अलग अलग देशों के साथ, ऐसा नहीं कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज का सेम लेवल ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब कि सेम रिडक्शन लेवल नहीं हो सकता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के पास टेक्नोलॉजी भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। उनका जो जो शेयर था, जो क्लाइमेट चेंज जो बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बढ़ा है, उन उसमें ज़्यादा जो शेयर है वो डेवलप्ड कंट्रीज का है, क्योंकि उन्होंने डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ, उन्होंने ज़्यादा कार्बन इमिशन किया। डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ। तो इसको जो अगर आप देखते हुए अगर कोई एग्रीमेंट बनाना है तो उसे कहेंगे इक्विटी। और प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डेवलप कंट्रीज की अलग है, लेस डेवलप कंट्रीज की अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि सभी ने जो कार्बन इमिशन जो है वो उसको देखते हुए, आपने ऑलरेडी पास्ट कार्बन इमिशन जो है उसको देखते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज क्या हो गया, डेवलप कंट्रीज के पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि भाई वो ग्रीन एनर्जी चला सकते हैं, हाइड्रोजन कार उनके पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनका डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नए लाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखनी है कि कैपेबिलिटीज कितनी है किसी देश की। तो इस बेसिस पर ही कोई भी ग्लोबल एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए। तो किसी भी एग्रीमेंट्स की बात अगर हम कहें तो उसमें जरूर आप इन चीजों, इस प्रिंसिपल को आप मेंशन कर सकते हैं इंडिया के फेवर में। इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज का, अगर दो कंट्री का है, दो अलग अलग लेवल ऑफ कंट्रीज का एग्रीमेंट हो रहा है, तो इस प्रिंसिपल्स को देखने की जरूरत है। तो ये तो एक प्रिंसिपल हो गया आपका। इसके अलावा उन्होंने बात किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, कि पार्टीज जो है उसमें उन्होंने गोल किया था कि भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको पीक जो है उसका जल्दी से जल्दी आना चाहिए, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस पीक जो है, और पीक के बाद उसके बाद जो है आपको जो है रैपिड उसके बाद रिडक्शन करना होगा। मतलब एक पीक आ गया, जैसे कि कोरोना का आप देखते हैं, एक पीक आ गया, उसके बाद आपको रैपिडली इसको डिक्रीज, रिडक्शन जो है कार्बन ऑक्साइड का रैपिडली डिक्रीज होना चाहिए, ताकि हम जो है नेट जीरो इमिशन के ऊपर पहुंच सके। नेट जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो इमिशन नहीं है, नेट जीरो मतलब हो गया इमिशन आप कर रहे हैं बट उतना ही ज्यादा आप उसको, उससे ज्यादा आप कैप्चर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि फॉरेस्ट्री के थ्रू हो गया आपका, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड हो गया आपका, ये आपका जो होता है मेथड अलग अलग, तो उसको यूज करके आप इमिशन जो है, नेट जो इमिशन जो होगा प्लस माइनस जो है वो जीरो हो जाएगा। या फिर किसी दूसरे देश में इमिशन हो रहा है, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में ग्रीन हाउस गैस यूज करके आप जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करके उसको आप कम कर रहे हैं। तो नेट जो ग्लोबल इमिशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, इसको हमें पहुंचाना है। बैलेंस बिटवीन एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, एंथ्रोपोजेनिक इमिशन मतलब हम जो इमिशन कर रहे हैं बाय सोर्सेज, सोर्सेज के थ्रू, और रिमूवल बाय सिंक, जो मैंने बात करा था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, सिंक जैसे फॉरेस्ट सिंक हो गया आपका, ओशियंस को आप बढ़ा कर सकते हैं, वहाँ पे ओशियन में जो क्या कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उसको आप सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सब चीज़ों करके वो सिंक हो गया और सोर्सेज एक हो गया, जिससे हम इमिशन कर रहे थे फॉसिल फ्यूल बर्न करके, ट्रांसपोर्टेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है। तो इस दोनों को आपको बैलेंस करना है ताकि वो नेट जो इमिशन है वो जीरो हो जाए। तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज का बेसिकली एग्रीमेंट है।
इसमें है कि टेम्परेचर जो इंक्रीज है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि 1.5% तक उसको हम रेस्ट्रिक्ट करें टेम्परेचर राइज जो है। तो इसमें जो है टू रिलेटेड एंड मोर क्रिटिकल इशू दैट आर ऑफन इग्नोर्ड। पहला तो क्या है इसमें कि इंटेंट जो है आर्टिकल का इज द अचीवमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी कंपैटिबल विद अचीविंग ऑफ द 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इन्होंने कहा है कि जो हमारा गोल है 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस को हमको टेम्परेचर को लिमिट करना है, क्या कार्बन न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है अचीवमेंट जो है उससे ये हो पाएगा, ये हम इसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहला तो ये, and whether the mid-century carbon neutrality goals of developed countries are compatible with the article 2.2। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो आपका ना ये है, ये एग्रीमेंट है का टारगेट जो है, क्या वो कंपेटिबल है कि नहीं है इस प्रिंसिपल को लेकर के। तो साइंटिफिक रियलिटी दैट सच 3-वे कंपेटिबिलिटी, उन्होंने कहा जो 3-वे कंपेटिबिलिटी है। 3 कंपेटिबिलिटी क्या है, एक तो आपका डिग्री सेल्सियस को आपको टेम्परेचर का गोल हो गया कि डिग्री सेल्सियस हमको इतना रिस्ट्रिक्ट करना है। दूसरा कार्बन न्यूट्रलिटी का एक टारगेट है। तीसरा इक्विटी का टारगेट है। तो क्या ये तीनों टारगेट को एक साथ अचीव कर पाना पॉसिबल है? इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इन्होंने कहा कि 2 डिग्री का अगर गोल हम देखें तो करंट जो अलग अलग देशों ने अपना टारगेट दिया है इसमें, पेरिस क्लाइमेट अगर आपने पढ़ा होगा तो हर देशों ने अपना अपना टारगेट दिया है कि हम 2030 तक 2040 तक, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ ज़्यादा लंबा टारगेट है 45 तक हम जो है इस कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करेंगे या इतना % एमिशन हम कम करेंगे। तो उसको अगर हम ले भी ले हर देश का, तब भी हम 2 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है टेम्परेचर लिमिट, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको देखें तो इन्होंने बेसिक पहला जो इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट इज कंपेटिबिलिटी इंटेंट जो है ये इंटेंट ठीक नहीं, कंपेटिबिलिटी नहीं है तीनों एग्रीमेंट के बीच में। दूसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज का इन्होंने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज का, तो उसमें यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पास्ट इमिशन जो है वेस्ट का वो ज़्यादा रहा है, तो उनका टारगेट ज़्यादा बनता है। तो उसको हम एक-एक करके देखेंगे अभी। तो पहला इन्होंने एक बात कही है कार्बन बजट का। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये IPCC इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने शायद सुना होगा। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के डेटा गैदर करती है, बेसिकली डेटा एजेंसी है। तो ये जो है इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 480 गीगा टन्स बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्विवेलेंट, ये जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए कार्बन बजट जो है इन्होंने कहा है, इतना जो बेसिकली आपको कार्बन बजट दिया गया, इतना ही आप इमिशन कर सकते हैं। और करंट रेट ऑफ इमिशन की अगर बात करें ऑफ अबाउट 42 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, अभी हम जनरली 42 गीगा टन जो हर साल इमिशन हो रहा है। तो ये जो बजट है, बजट मतलब क्या है इसमें कि आपने जैसे कि आप फाइनेंशियल बजट देते हैं, भाई इतना हमारे पास पैसा है, इतना हम खर्च कर सकते हैं इस साल में। तो यही उन्होंने कहा है कि कार्बन बजट जो हमारे पास बचा हुआ है, अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस को लिमिट करना है तो हम इतना ही इमिशन कर सकते हैं, टोटल 480 गीगा टन्स। तो इसको इमिशन ये बजट हो गया आपके पास, इतना आप खर्च कर सकते हैं। तो अभी जो इमिशन हो रहा है 42 हर साल हो रहा है, तो ये बेसिकली 12 साल में कंज्यूम हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिकली टू कीप विद इन 480 गीगा टन्स ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी मस्ट बी रीच बाय 2039। तो 39 यानी 12 साल आप जोड़ लीजिए यहाँ से, तो 12 साल के अंदर अंदर आपको जो है 39 तक आपको कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना होगा, जो कि अभी जो अगर अलग अलग देशों का हम देखें तो वो उससे ज़्यादा का टारगेट है। ये पॉसिबल नहीं है। फॉर 50% 2 डिग्री सेल्सियस के अगर हम का लेके चले, ये तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का था, अगर 2 डिग्री सेल्सियस का लेके चले तो हमारे पास इतना कार्बन बजट बचता है, वो भी उतना कम, उतना ज़्यादा नहीं है कहे तो। इसके बाद इन्होंने जो मैंने हम बात की इक्विटी का, उस पर इन्होंने बताया है कि इक्विटी के बारे में इन्होंने बताया कि पास्ट जो आपका जो इमिशंस था USA या डेवलप्ड कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का, उसको हमें देखना होगा कि वो जो है कितना इमिट अभी कर रहे हैं। तो USA का पहले इन्होंने बात किया है। तो USA का पीक जो है आपका 2005 में है एंड डिक्लाइन इट एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.1% फ्रॉम देन टिल 2017। इस रेट से उन्होंने अपना कार्बन इमिशन डिक्रीज किया। अगर ये नेट जीरो अगर रीच भी करता 2050 तक स्टीडी लीनियर रेट ऑफ रिडक्शन के साथ, इस क्यूमुलेटिव इमिशन जो होगा आपका 2018 से 2050 के बीच में, इसका जो USA का इमिशन होगा क्यूमुलेटिव कितना इमिट किया है, वो होगा आपका 106 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ये इमिट करेगा 2018 से 2050 के बीच में, जो कि 22% है कार्बन बजट का। ये कार्बन बजट हमने देखा उसका 22% है। तो आप समझ सकते हैं 22% तो USA ही खा गया, तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज या बाकी वर्ल्ड के लिए क्या बचेगा। तो इसको आपको और कम करने की जरूरत है, यानी कि डिक्लाइन जो आप कर रहे हैं, ये रेट है, आपको और इसको स्टीप करने की जरूरत है, बहुत फास्ट डिक्लाइन आपको करने की जरूरत है। इसी तरह से इन्होंने बेसिकली विथ लिनियर इतना,
तो अगर 2025 तक भी ये रिड्यूस कर पाता है, तो 2050 का हमने देखा, 2025 तक भी अगर ये नेट जीरो तक पहुंचता है यूएसए, तब भी इसका जो है कार्बन डेप्थ जो है 470 गीगा टन का होगा। पिछला और अगला हम देखें। उसके अलावा इन्होंने बात की, इसको अगर हम कॉस्ट बेसिस पर निकाले, तो अगर हम $30 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं कि $30 आपको आपने नुकसान किया है, $30 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉस्ट अगर हम निकालते हैं, इसका मतलब आपको जो है तकरीबन $14 ट्रिलियन जो है आपको वर्ल्ड को चुकाना होगा, क्योंकि आपने इतना जो है कार्बन इमिशन किया है एक्स्ट्रा। तो ये कॉस्ट जो है आपको फंडिंग करनी चाहिए, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। जो यहाँ पे कहा इन्होंने रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, तो आपको ये जो है डोनेट करना होगा या आपको देना होगा, ताकि बाकी देश जो है जो अपने ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है, तो उसको आप बाकी देश जो है उस फंड से यूज करके न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। यूरोपियन यूनियन का भी इन्होंने से बात किया यहाँ पर, तो नेट जीरो 2033 तक होगा। इसके केस में भी इन्होंने बोला है कि बेसिकली 71 गीगा टन आप कंज्यूम कर चुके होंगे एबव इनका जो फेयर शेयर है जो होना चाहिए उससे ज़्यादा। और इसका भी यूरोपियन यूनियन का अगर कॉस्ट देखें हम, तो $9.3 ट्रिलियन जो है इसका भी कॉस्ट बचता है, जो आपको देना चाहिए वर्ल्ड को। तो ये दो इन्होंने बताया कि ये तो इक्विटी का बात की यहाँ पर, और यहाँ बात की इन्होंने कि कैसे जो है कंपेटिबिलिटी जो आपने 3 गोल जो रखा है वो अचीवेबल नहीं है। इंडिया हैज नो कार्बन डेप्थ। इंडिया की बात की, इंडिया का कोई कार्बन डेप्थ नहीं है। इंडिया हैज टू स्टे फोकस ऑन डेवलपमेंट। इंडिया को डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। इसको जो कार्बन न्यूट्रलिटी का गेम जो है इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट का, इमीडिएट नीड और एस्पिरेशनल गोल जो हमारा है। अभी जो आपका हम इंडिया का देखें तो लो कार्बन फुटप्रिंट है, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से कार्बन इमिशन भी ज़्यादा नहीं है अगर पर कैपिटा पॉपुलेशन को देखें तो। सेकंड, इंडिया डज नॉट, और इसके अलावा हम हिस्टोरिकल को डेप्थ नहीं है कि हमने पहले बहुत इमिशन किया था तो हमारा को कार्बन डेप्थ भी नहीं है। तो इंडिया को अभी डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है, नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया का उतना इमिशन ज़्यादा भी नहीं है आपका, तो क्वाइट कंफर्टेबल विद 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट। इंडिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कार्बन नेट जीरो इमिशन का टारगेट। तो ये बेसिकली इंडिया ने स्कीप किया है। ये इन्होंने बताया है कि ये जो इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इमर्ज करना चाहता है या फिर पॉलिटिकल कुछ केसेस है, तो इसको इंडिया को देखना होगा कि इंडिया का जो ट्विन बर्डन होगा लो कार्बन डेवलपमेंट करने का, इस कारण से पेरिस क्लाइमेट में जो हमने टारगेट दिया अपना, और एडेप्टेशन टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, ये काफ़ी हैवी होगा। इसको हमें देखने की जरूरत है कि हम इस पर कंसर्टेड एक्शन ले, सही से हम इसको डेवलपमेंट को लेके जाए, लो कार्बन डेवलपमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ जो कमिटमेंट किया है। तो इन्होंने कहा कि इस कमिटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है इमिशन जो है काफ़ी कम है। तो ये बेसिकली आप इन दो प्रिंसिपल्स को बेसिकली एग्जाम में आप आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और ये इक्विटी का प्रिंसिपल बहुत बार पूछा जाता है अलग एग्रीमेंट्स में भी, तो इसको आप जरूर ना देखें कि ना आप इसको डेटा वाइज भी आप इसको वहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे इक्विटी का प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। किसी देश को, जैसे यूएसए अभी पुल आउट कर गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज से, फिर जो नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने कहा कि हम इसमें फिर से इन्वॉल्व होंगे, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो है इसमें इक्विटी का प्रिंसिपल आप दे सकते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है, और ही शुड यूएसए और अदर डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द ग्लोबल वर्ल्ड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल, एबॉर्शन इज ए वीमेंस राइट टू डिसाइड। तो ये बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपका एबॉर्शन को लेकर जो एक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो है वीमेन का राइट जो है डिसाइड करने का अपनी बॉडीज के बारे में, तो वो उसको हैम्पर करता है। तो मोटा मोटी यही चीज़ है। इसको पहले भी हमने देखा है, कल भी मैंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा बताया था आपको। कोरा में मेरा जो पेज है स्पेस, उसमें भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने बताया है। तो इन्होंने पहले तो कहा कि 1971 में पहली बार ये एक्ट आया था, तो उस समय वो जरूरी था वो एक्ट, ये क्योंकि उस समय क्या था कि कानून था कि अबॉर्शन आप करा ही नहीं सकते हैं। अगर आप अबॉर्शन कराते हैं, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अगर होती है, वो ब्रिटिश समय से कानून था, तो अगर आप वो क्राइम था उस समय अबॉर्शन कराना, और वीमेन और डॉक्टर जो कर रहा है दोनों को जेल हो सकती थी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये एक्ट लेके आई 1971 में। तो ठीक है, उसने कहा कि वो ठीक था। और उस समय क्या था बेसिकली, जो लिमिट था वो था कि 20 वीक तक, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के 20 वीक तक ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। 2 डॉक्टर की सलाह आपको चाहिए होती थी। तो ये ठीक था उस समय, उस समय टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। अगर इसके बाद अगर अबॉर्शन आप कराते थे, तो उस केस में दोनों को, बच्चे और माँ को बेसिकली जो क्या आपका ये डेथ का था, उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं था, तो कंसेप्ट ये एबनॉर्मलिटी आ सकती थी, दिक्कत हो सकता था, तो इसीलिए 20 वीक तक उस समय रखा गया था। लेकिन
अभी जो यहाँ पे इसको अमेंड किया गया है, ये जो 1971 एक्ट था, जो ये शांतिलाल एच शाह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे था। उन्होंने कहा था कि लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच मेक इट हैजार्डस फॉर वीमेन टू हैव अबॉर्शंस डन आफ्टर 20 वीक। इसीलिए इसमें 20 वीक का लिमिटेशन रखा गया था कि 20 वीक तक ही आप अबॉर्शन करा पाएंगे, क्योंकि लिमिटेशन था टेक्नोलॉजी का उस समय। लेकिन अभी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हो गई, मेडिकल हम देखें साइंस काफ़ी तरक्की कर गया है। तो ये एक्सक्यूज है अभी जो अभी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, मैं बता दूं आपको, मैंने कल भी वीडियो किया था। तो 2020 में अमेंडमेंट लेके आया गया था, 2021 अभी मार्च में जो है इसको दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है और ये एक्ट बन चुका है। तो इसमें जो है बेसिकली अब अभी रखा गया 24 वीक का टाइम, कि 24 वीक तक आप जो है दो डॉक्टर की सलाह पे कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको मेडिकल बोर्ड के एडवाइस के ऊपर ही आप जो है एबॉर्शन करा पाएंगे। तो ये आप समझ के बैकग्राउंड क्या है। इन्होंने कहा है कि अब ये 24 वीक का या कोई भी वीक का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो सेफ्टी का इशू अगर आप बोल रहे हैं तो वो अब नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंप्रूव कर गई, मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो ये चीज़ कहना गलत है। तो पहला इन्होंने रीजन दिया है कि ये जो लिमिटेशन ये क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये रीजन दिया इन्होंने। तो इट हैज पुश्ड इन, उसके अलावा इसके कारण क्या होता है कि अंडरग्राउंड इलीगल एबॉर्शंस हो रहे हैं, जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में हो रहे हैं और डेंजरस प्लेसेज में हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक्ट हो जाएगा इनेबल, इसके अगेंस्ट मुझको जेल हो सकती है, डॉक्टर को हॉस्पिटल्स बंद हो सकते हैं। तो ये अंडरग्राउंड एबॉर्शंस काफ़ी चल रहे हैं, इलीगल एबॉर्शंस कर रहे हैं। तकरीबन उन्होंने बोला तकरीबन 8 लाख इलीगल एंड अनसेफ एबॉर्शन जो है हर साल इंडिया में हो रहे हैं इस एक्ट के रेस्ट्रिक्शंस के कारण। तो इसको अगर आप रेस्ट्रिक्शन हटा दें तो ये इलीगल एबॉर्शंस है जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में होते हैं और जो ज़्यादा ज़्यादा डेंजरस है वीमेन के हेल्थ पे, तो उसको आप हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर आप ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा दें तो लीगल एबॉर्शंस हो पाएंगे। तो ये इन्होंने दूसरा रीजन दिया है कि क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने दिया कि ओवर 300 पिटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में दिए गए थे कि अबॉर्शन कराने के लिए, कि भाई है ना हमारा कि ये लिमिट क्रॉस कर गया है, तो उसके बाद आपके पास कोर्ट का ही रास्ता बचता है, तो कोर्ट में दिया गया। तो कोर्ट ने बेसिकली बहुत बार इसको पास भी किया है। और एक केस का इन्होंने बताया, मुरुगन नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 31 वीक के बाद भी उन्होंने अबॉर्शन का अलाउ किया कोर्ट ने। तो ये जो है सेफ अबॉर्शन हुआ भी। तो ये जो आप देख सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं आप, उसके बेसिस पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाना चाहिए। तो ये तीन कारण बताए इन्होंने। उसके अलावा फर्स्ट द एक्ट फेल टू रिकॉग्नाइज एब्सोल्यूट राइट ऑफ वीमेन ओवर हर बॉडी। तो जो बॉडी जो है उस पर वीमेन का एब्सोल्यूट राइट है कि वो क्या करना चाहती है, अबॉर्शन कराए ना कराए, तो ये उसका राइट है, तो इसको आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये चौथा रीजन हो गया। डिसीजन एबॉर्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इट स्टिल रिजर्व टू द स्टेट, स्टेट का राइट इसमें नहीं है। दूसरा जो है लिमिट, अभी जो हमने बोला कि 20 वीक से लिमिट जो 24 वीक कर दिया गया है, सेम स्टेट कंडीशनलिटी अभी भी वही है कि अगर आप 24 वीक से कम में करा रहे हैं तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए होगी। 2 डॉक्टर आपको लिख कर देंगे कि नहीं ठीक है अबॉर्शन करा सकते हैं आप, तब आप करा सकते हैं। 24 वीक से ज़्यादा अगर होगा तो मेडिकल बोर्ड जो है, एक स्टेट मेडिकल बोर्ड जो है वो अपना ओपिनियन देगा इसके ऊपर, उसका ओपिनियन आपको मैंडेटरी है। 24 वीक इज नॉट रेशनल गिवन टूडेज टेक्नोलॉजी वेयर एबॉर्शन कैन बी डन सेफली अप टू फुल टर्म। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा, उसी चीज को यहाँ फिर से दोहराया। तो ये 4 रीजन जो है इस एक्ट के अगेंस्ट में अगर आता है तो अगेंस्ट में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वीमेन्स राइट को लेकर के आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 24 वीक से ज़्यादा में अगर आप करा रहे हैं तो आपको स्टेट मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, जैसे मैंने कहा। तो उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो बोर्ड है इम्पोज इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स, बहुत ऑब्स्टेकल्स इससे होता है बोर्ड से। पहला तो क्या बेसिकली जो अभी तक डॉक्टर और गैनेकोलॉजिस्ट और वीमेन के बीच में था बातें, वो 3 डॉक्टर के बीच में आ जाएगी, तो इससे प्राइवेसी हटता है आपका। तो ये 5वां आप लिख सकते हैं पॉइंट कि ब्रीचेज प्राइवेसी, सिक्रेसी अननेसेसरी जो है आपका, उसको आप ब्रीच कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है मेडिकल बोर्ड के पास में आएगी कि वीमेन का हेल्थ कंडीशन क्या है, बाकी चीज़ें जो है, तो उसको आप प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। इसके अलावा इस एक्ट में कहा गया कि एक बोर्ड होगा एक स्टेट के लिए, तो ये काफ़ी जो मिलियंस ऑफ अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो एक बोर्ड कैसे उसको हैंडल कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपको मल्टीपल बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। ये आप सजेशन में लिख सकते हैं एक्ट के कि आपको मल्टीपल बोर्ड बनाना चाहिए। अगर मल्टीपल बोर्ड हो भी जाता है तो स्टेट के पास फाइनेंसेज नहीं होते ना कि वो जो है इतना डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा पाए, क्या कि वो बोर्ड में बैठ सकें, टाइम दे पाएँ, उसको एनालाइज कर पाए इंडिविजुअल केसेस को। तो ये बेसिकली इसमें
हैम्पर करेगा मेडिकल बोर्ड में, और उसका रेस्ट्रिक्टेड टू सच कैटेगरी ऑफ वीमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल। तो ये जो मेडिकल बोर्ड का कंडीशन भी है वो रेस्ट्रिक्टेड है कुछ कैटेगरी ऑफ वीमेन के ऊपर में, जिनको रूल बताया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटाने की आपको जरूरत है। तो ये बेसिकली वीमेन राइट्स और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या उसमें एक्ट में सुधार की जरूरत है, एक सजेशन के तौर पे, और क्या क्या वहाँ पे लूप होल्स है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका है स्टेइंग अकोमोडेटिव। ये एडिटोरियल है, ये बेसिकली वही है जो हमने देखा फ्रंट पेज पे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को सेम रखा है। इन्होंने कहा कि जीडीपी एक्सपेंशन जो है करंट फिस्कल में 10.5% रहेगा, लेकिन रिस्क है इसमें क्योंकि कोरोना वायरस में फिर से अपसर्ज देखने को मिला है। तो सपोर्टिव बेसिकली रहा है आरबीआई के स्टैंड की, सपोर्ट कर रहा है वो ग्रोथ को कि ग्रोथ बढ़े, इसलिए उन्होंने इस रेट को बढ़ाया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक आईएचएस मार्केट का मैन्युफैक्चरर्स परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात की है, जिसको हमने ऑलरेडी जब कुछ दिन पहले एडिटोरियल में एनालिसिस में कवर किया था। ये इंडेक्स किया है, बेसिकली सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। तो इसका आप डिटेल देख सकते हैं, वीडियो लिंक नीचे में दे दूंगा, जहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये मैनेजर्स इंडेक्स है क्या। तो इसने इसका भी थोड़ा दिन पहले सर्वे का रिपोर्ट आया था मार्च के लिए। इसने कहा था कि बिजनेस सेंटीमेंट जो है वो 7 मंथ लो पे चला गया है, तो बिजनेस सेंटीमेंट कम हो रहे हैं, बिजनेस जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है। तो इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनियां जो है जॉब्स भी है ना हटा रही है, जॉब से निकाल रही लोगों को। अनसर्टेनिटी ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन ये है यहाँ पर। तो ये सब बेसिकली ग्लोबल इंडियन सिनेरियो बता रहे हैं कैसे वो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। इट इज हार्ड टू फोर्सी कंजम्पशन डिमांड रिबाउंडिंग टू प्री कोविड लेवल्स एनी टाइम सून। कंजम्पशन डिमांड बढ़ने की आसार बहुत ही कम है। कंजम्पशन डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात इंडस्ट्रियल आउटपुट जो ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ेगा। इन सब चीजों को देख के बेसिकली जो है आपका आरबीआई ने अपना रेट जो है सेम रखा है। इसका कुछ सजेशन दिए इन्होंने कि स्टेज द वाइटल नीड फॉर सेंटर इन स्टेट टू इनिशिएट सम कोऑर्डिनेटेड एक्शंस टू ईज द टैक्स बर्डन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो टैक्स बर्डन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट होता है। अगर आप देखिए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रक्स या जो भी है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है जो जितने भी आइटम्स है उसका जो है कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये सब इसको रिपल इफेक्ट है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे। तो इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स को देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को। हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट आर आल्सो थ्रेटनिंग टू पुश अप इनपुट कॉस्ट। इससे भी बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। इसके अलावा आरबीआई का अपना जो मार्च में सर्वे हुआ था इन्फ्लेशन को लेकर के, इसमें देखा गया कि अर्बन हाउस होल्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस एक्सलेट होगा ओवर 1 ईयर होराइजन। तो ये इन्फ्लेशन का बेसिकली बोला गया है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करने का चांसेस है। इसको देखते हुए और ये ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ पे भी अभी डाउन साइड रिस्क है, तो ग्रोथ भी हैम्पर नहीं हो, तो दोनों को देखते हुए बेसिकली आरबीआई ने अपना पॉलिसी रेट बराबर ही रखा है। तो ये लिख सकते हैं आप कि क्या 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 बेसिकली आरबीआई देखती है। आरबीआई देखती है कि ग्रोथ भी बना रहे और इसलिए ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं करे पॉलिसी रेट, और इन्फ्लेशन भी बना रहे इसलिए वो ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं करती इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट का क्या बेसिकली आप कह सकते हैं लेवल होना चाहिए, कैसे डिसाइड होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक तो हो गया, इन्फ्लेशन का आपको काबू में रखना है, दूसरा आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लोग ग्रोथ को भी देखना है, जीडीपी ग्रोथ को। तो दोनों को देख करके आप जो पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका फॉलिंग शॉर्ट, ये बेसिकली जो है वैक्सीनेशन को लेकर के कि वैक्सीनेशन को आपको है ना बढ़ाने की जरूरत है, इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल है और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के लिए अगर बात करें तो। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल फॉर लोक अदालत स्पीड ओवर राइट क्वालिटी। तो ये हमने कहा है कि लोक अदालत के बारे में बताया। लोक अदालत हम जानते हैं जैसे कि ये क्या होता है, स्पीडी जस्टिस के लिए बेसिकली जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है प्रक्रिया है, एडीआर। इसमें क्या होता है बेसिकली कि है ना जो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कोर्ट में जाएंगे तो आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, वहाँ पे कोर्ट में काफी पेंडेंसी है केसेस की ऑलरेडी। हो सकता है आपका केस का नंबर 1-2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, उतना आपको अपीयर होने पड़ेगा, कोर्ट का डिस्टेंस दूर है, दूर में जाना पड़ेगा। ये सब चीजों से बचने के लिए जो है लोक अदालत का कंसेप्ट आया था बेसिकली। आपका जो ये बता दूं, एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड केसेस डॉकेट्स आउटसाइड द फॉर्मल जुडिशरी एडजुडिकेटरी सिस्टम। फॉर्मल जो सिस्टम है आपका कोर्ट का, उससे बचने के लिए जो लंबी लाइनें हैं, लंबा जो कतार है, उसको बचने के लिए स्पीडी जस्टिस मिल सके, तो ये लोक अदालत का कंसेप्ट आया था। तो इन्होंने कैसे लोक अदालत का हिस्ट्री कुछ बताया इन्होंने। तो अगर हम कहें तो स्टेचुटरी रिकॉग्निशन में पहले भी बेसिकली लोक अदालत चलते थे। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो
हरिवल्लभ पारिक जो है उन्होंने रंगपुर में गुजरात में जो 1949 में लोक अदालत कंसेप्ट स्टार्ट भी किया था, वहाँ पे किया था। अगर हम संविधान की बात करें तो 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 39A जो आर्टिकल डाला गया था, जो डायरेक्टिव आपका कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। इसको लेकर के बेसिकली 1987 में एक्ट लेके आई पार्लियामेंट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके अंदर आपका जो है इस कहा गया कि आप गवर्नमेंट जो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देगी वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेगी। तो ये लोक अदालत का एक तरह से स्टेट्यूटरी बैकिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से आया। देखिए अदरवाइज हम विलेज में देखें तो बहुत बार लोक अदालत का कंसेप्ट आप देख सकते हैं कि जो पंचायत में ही या बहुत जगह जो है पहले के समय में भी लोग जो अपना जो मुटाव था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो सुलझा लेते थे एक दूसरे से बात करके, या जो भी पंच के सामने। तो वो हमारे यहाँ चलता आ रहा है। लेकिन जो स्टेट्यूटरी हम बात करें लोक अदालत अभी जो है वो इस एक्ट के थ्रू आता है। तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट में और भी आता है, इसमें आप लिख सकते हैं, आपका आर्बिट्रेशन हो गया, आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने भी डिस्कस किया पहले। आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, आपका कंसिलिएशन हो गया। तो ये सब जो है एडीआर के अंतर्गत ही आता है। एडीआर का आप नाम से समझ सकते हैं, थोड़ा मैं बता दूं इसको। अल्टरनेटिव, एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का बहुत सारे मेथड है, कोर्ट में आप जाके डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं, तो वो फॉर्मल हो गया आपका, फॉर्मल मेथड हो गया आपका कोर्ट, इम्प्लाइज कोर्ट। अल्टरनेटिव मतलब ये, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि आप दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच डिस्प्यूट होगा, तो दोनों पार्टी जो है आपस में बैठ करके उसको सुलझाएं कोर्ट के बाहर। इससे दोनों का फायदा है, क्योंकि टाइम बचता है आपका, ऊपर से दोनों को जो आपको कोर्ट में लॉयर की हायर करने की जरूरत नहीं है, बार बार अपियर होने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम देने की जरूरत नहीं वहां पर कोर्ट में। तो इसका जो मेथड्स है अलग अलग। आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेटर यानी कि आप इम्पार्शियल आदमी को अपॉइंट करते हैं जो कि आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगा। वही मेडिएशन उसी तरह का है, कंसिलिएशन भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। तीनों सिमिलर तकरीबन है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज है जिसको मैं भी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लोक अदालत भी इसी का एक तरह से पार्ट है, इसी कैटेगरी में वो भी आता है आपका। तो ज्यादातर ये जो होता है आपका लोक अदालत हम देखते हैं, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया, मान लीजिए आपका क्लेम पास नहीं कर रही है कंपनी, तो उसमें आप हो गया। डिस्प्यूट रिगार्डिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, कोर्ट चेक का डिसऑनर का हो गया, लैंड लेबर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, एक्सेप्ट डाइवोर्स, इस सब चीजों को ज्यादातर कोर्ट लोक अदालत देखती है। ज्यादातर केसेज ऐसे ही आते हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो लोक अदालत करती है आपका स्टेट लेवल पे, डेली हो गया, फोर्टनाइटली हो गया, मंथली बेसिस पे करती है। और नेशनल जो है लोक अदालत भी होता है, नेशनल लोक अदालत नालसा के अंतर्गत, जो कि है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये नेशनल बॉडी है, ये स्टेट बॉडी है। तो इन्होंने बताया कुछ केसेस, जैसे कि 2016 से 2020 के हम देखें तो स्टेट में जो है आपका बेसिकली 52 लाख केसेज इन्होंने डिस्पोज ऑफ किए हैं। और नेशनल लीगल अथॉरिटी जो उन्होंने तकरीबन मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 करोड़ 93 लाख केसेज यहाँ डिस्पोज ऑफ किए गए हैं। एज पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड 16.9% ऑफ ऑल द केसेज डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक कोर्ट्स आर। इसलिए अगर बताएं क्यों हम लोग अदालत इतना पॉपुलर है या इस पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि केसेज ऑफ पेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा है। फॉर्मल जुडिशरी सिस्टम देखें, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख ले, हाई कोर्ट में देख ले, सुप्रीम कोर्ट में देख ले, तो काफी पेंडेंसी ऑफ केसेज है। उसी के इन्होंने डेटा दिया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम देखें तकरीबन 17% जो केसेज हैं वो 3 से 5 साल से पेंडिंग है। हाई कोर्ट की बात करें तो 20% ऐसे केसेज हैं जो कि 5 से 10 साल से पेंडिंग है। 70% केसेज ऐसे हैं जो 10 से 20 साल पुराने हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस पेंडिंग है। तो तकरीबन मोर देन 3-4 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है। तो इसीलिए हमें लोक अदालत को और बढ़ाने की जरूरत है। एक तो ये हो गया, लेकिन इन्होंने लोक अदालत का निगेटिव साइड बताया है। एक तो हम पॉजिटिव साइड में बताया मैंने आपको कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, फास्टर आपको जस्टिस मिलता है, लेकिन उसका एक निगेटिव साइड भी है जो यहाँ पे राइटर ने बेसिकली बताया है कि लिटिगेंट जो उसमें होते हैं बहुत बार फोर्स किया जाता है कि आप जो है इसको जो सॉल्यूशन है, रिजोल्यूशन है, उसको आप मानिए। मेनली ड्रिवन बाय द पार्टी ड्रिवन प्रोसेस अलाउइंग देम टू रीच एमिकेबल सेटलमेंट।
तो जो बेसिकली पार्टी को, दूसरे पार्टी के मालिक को पुअर लिटिगेंट है तो उसको फोर्स किया जाता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी के अगेंस्ट क्लेम किया मोटर व्हीकल को लेकर के, मोटर क्लेम को लेकर के, तो कंपनी आपको फोर्स करती है भाई कि आप जो है सेटलमेंट ये पैसा ले लीजिए, इतना पैसा आपको मिलेगा, इतना आप ले लीजिए, नहीं तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में आप जाइएगा तो फिर आपको इतना समय बर्बाद होगा, इतना टाइम लगेगा, इतना लॉयर का फीस लगेगा, तो वो कॉस्ट आप देंगे, उससे अच्छा इतना हम कम कॉस्ट में आपको हम सेटल कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह से आप फोर्स कर रहे हैं उस पर, बहुत सारे केसेस जो है इन सिंगल डे में हो जाते हैं। प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लोक अदालत का पॉजिटिव उन्होंने बताया है। नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होता कि आपको ना एविडेंस लेके आना है, एविडेंस प्रोड्यूस करना है, बहस होगी, वो सब कुछ नहीं इसमें है लोक अदालत में। तो इसे लोक अदालत का ये प्लस पॉइंट है। लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है जिसको हम देखेंगे क्या करके। पहला तो ये हमने बताया। दूसरा, यहाँ लोक अदालत पॉजिटिव यहाँ बता रहे हैं, कोई कोर्ट फीस नहीं है, ये पॉजिटिव हो गया आपका। उसके अलावा जो अवार्ड होगा वो फाइनल होता है, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हुआ तो अपील करने आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में हुआ तो फिर अपील करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो केस लंबा खिंचता। और तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका जो लोक अदालत में फाइनल हो गया वो फाइनल हो गया, आप अपील नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अवार्ड होगा, उसका सिविल कोर्ट का स्टेटस होता है उस अवार्ड का, तो ऐसा नहीं अवार्ड आपका जो इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल अवार्ड है, एक तरह से है, जो डिसीजन होगा वो फॉर्मल होगा। ये तो हमने पॉजिटिव देखा। कुछ निगेटिव पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे देखा है एवरेज नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड ऑफ पर एनएलए सिंस 2017 हैज गॉन अप इवन व्हेन द नंबर ऑफ एनएलएज ऑर्गेनाइज्ड ईच ईयर है रिड्यूस्ड। इन्होंने बताया बेसिकली कि नंबर ऑफ जो नेशनल लोक अदालत जो हुआ, जितना लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुआ एक साल में, वो कम हुआ है 2017 के बाद, लेकिन जो केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने एक दिन में ज़्यादा केसेज और डिस्पोज ऑफ किया, जिससे क्या हुआ कि भाई आप यानी हर केस पे आपने कम से कम समय दिया, और हो सकता है ये यानी कि स्पीडियस जस्टिस के कारण आप जो है केस को ठीक से सुनवाई नहीं किया आपने, जो ऑर्डर निकला हो सकता है वो सही नहीं हो। तो ये इन्होंने कहा एफिशिएंसी जो है लोक अदालत में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सर्टेनली ये एफिशिएंसी जो है आपका ये सही नहीं है कोर्ट का, लोक अदालत का। इसके अलावा कोविड पेंडेमिक की बात करें तो ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया गया। तो पहला जो आपका पहले फिजिकली और शुरू में वर्चुअली और फिजिकली दोनों किया गया, तो बट दिस वाज लेस देन एवरेज ऑफ सेटल केसेज इन 2017, 18, 19। ये बताया कि एंड ई कोर्ट जो है, ई लोक अदालत जो है, उसमें केस का जो ये डिस्पोजल रेट है वो कम है थोड़ा सा। इसके अलावा इन्होंने बात की लोक अदालत बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन शुड फोकस ऑन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवर। तो ये यहाँ पे आप सजेशन पे हम आ गए कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस पे आपको देखने की जरूरत है, क्वांटिटी पे नहीं कि भाई हमने भाई इतना लाख केस जो डिस्पोज कर दिया एक दिन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको देखना है कि हर केस में आपने सही से सुनवाई की, दोनों पार्टी को आपने सुना और सही से बेसिकली डिसीजन आया। ये आपको फोकस करने की जरूरत है। सजेशन में आप लिख सकते हैं इंडेवर फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस। जो स्पीडी है कि हम जल्द से जल्द केसेस करें, ये आइडिया ऑफ जस्टिस को हटाता, कहीं कहीं कम करता है। बहुत बार लिटिगेंट जो है उसको है ना कोर्स क्या आता है, जो दूसरा लिटिगेंट है जिसका डीप पॉकेट्स है, मतलब पैसे वाले जो कंपनी हो गए, वो बेसिकली डिसीजन को थोपती है कि भाई आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनके पास लॉयर है, बड़े बड़े लॉयर्स है, पैसा है, तो वो बोलते हैं देखिए आप यहाँ पे अगर आप अभी नहीं सेटल कीजिएगा इतने पैसे में तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में अभी आपको टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो आप अभी जो है कम पैसे लेकर के कंप्रोमाइज कर लीजिए। ये बहुत बार देखने को मिलता है। वीमेन का बात करें तो आर वर्चुअली डिक्टेटेड बाय फैमिली कोर्ट्स टू कंप्रोमाइज। फैमिली कोर्ट बहुत बार उसको डिक्टेट करती है कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में, नहीं तो आपको बहुत बार लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बार देखने को मिलता है आपका कंप्रोमाइज जो सिस्टम है, स्पेशली पुअर लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है रिच के अगेंस्ट में इन कोर्ट्स में। तो ये हमें देखने की जरूरत है। तो ये बेसिकली लोक अदालत का निगेटिव साइड आप लिख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड से आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ए वे फॉरवर्ड फॉर ट्रांस पर्सन्स। ये जो है कुछ ट्रांसजेंडर्स जो है वो छत्तीसगढ़ का स्पेशली इन्होंने बात किया। छत्तीसगढ़ में 13 जो ट्रांसजेंडर मेंबर जो है उनको छत्तीसगढ़ पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती किया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ट्रांसजेंडर के बारे में बताया इन्होंने कि कैसे वो आप उसका जो व्यू चेंज हुआ है एक तरह से। इंडक्शन टू पुलिस इज ए वाइटल मैसेज टू पीपल। लोगों को मैसेज है कि भाई आप वो जो फिजिकली और मेंटली कॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं वो फिजिकली मेंटली या मेंटली चैलेंज्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से कैपेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर जनरल कैटेगरी में कांस्टेबल का नौकरी निकाली है।
वहाँ पे कोई रिजर्वेशन भी, जैसे एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन होता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो एज ए जनरल कैटेगरी उन्होंने इस चीज कंपटीशन को निकाला अपने दम पर, तो यानी कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कॉम्पिटेंट है। तो ये जब लोगों का परसेप्शन चेंज करने में काफ़ी मददगार होगा ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में। वो थिंक देम ऑफ द फियरफुल एंटिटी, जो उनको लगता है कि वो सही नहीं है, उनका स्टिग्मा बेसिकली अटैच कर रखा है ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में कि वो सही लोग नहीं है, उनका आइडेंटिटी ठीक नहीं है, उसके साथ घुलना मिलना ठीक नहीं है, डिजेबिलिटी अनटचेबिलिटी का जो आइडेंटिटी है उसको ये हटाने में मदद करेगा ऐसे स्टेप्स। तमिलनाडु पुलिस में भी कुछ ट्रांसजेंडर भर्ती हुए हैं। तो ये और भी बेसिकली आप जो ट्रांसजेंडर का अगर आता है आपका क्वेश्चन एक डिस्क्रिमिनिटी को लेकर के, डिसेबिलिटी को लेकर के, उसमें आप अपना इस ओपिनियन को या केस स्टडी को आप दे सकते हैं। छत्तीसगढ़, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का इन्होंने स्पेशली कुछ मेंशन किया है इसको, लेकिन आप किसी भी स्टेट में या गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें आप इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि वहाँ पे वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। इसके अलावा थर्ड जेंडर का ऑप्शन रखा गया हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। ये तकरीबन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2014 में। इसके बाद सभी गवर्नमेंट ने किया है कि भाई अब सेक्स का जहाँ कॉलम है तो वहाँ थर्ड जेंडर का भी आपको ऑप्शन देना है। तो इस छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट किया है। उसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया ताकि उनका जो वेलफेयर स्कीम्स है वो उनके बेनिफिट का जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं या जो जिनको इम्प्लीमेंट करना है स्कीम्स को, पुलिस हो गया, उनको सेंसिटाइज किया गया जेंडर ट्रांसजेंडर के साथ में कि भाई आप समझें उनकी प्रॉब्लम को, आपका जो स्टिग्मा है अनटचेबिलिटी का आप सोचते हैं जो उसके बारे में, वो सोच को बदलने की कोशिश की गई। तो ये सारा कुछ जो है आप आंसर्स में किसी भी स्टेट स्पेसिफिक है ये तो, लेकिन आप सजेशन में आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ये करने की ज़रूरत है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए या इंक्लूजन के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे पता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है उसके बाद बेसिकली सर्टिफिकेट जो इशू करने का कहा गया कि इंटरनेशनल उनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के इन स्पिरिट में है, मतलब जैसा इंटरनेशनल कन्वेंशन कहता है उसी हिसाब से हमने भी किया। तो ये सही चीज़ एक तरह से है। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज ट्रांसजेंडर पर्सन टू हैव लीगल राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो वो क्या बनना चाहते हैं जेंडर आइडेंटिटी, वो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रांसजेंडर पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दी इन एनी मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये भी इस एक्ट में कहा गया है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन के केस में आप लीगल सिनेरियो क्या है उसको आप लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या क्या चेंजेज आए और क्या क्या करने की जरूरत है, इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे नहीं है तो वो क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। और यहाँ पे हमको मेंबर्स को उनको मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट में लाने की भी जरूरत है। जैसे हम वीमेन का बात करते हैं कि वीमेन पुलिस फोर्स में होना चाहिए, वीमेन पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसी तरह ट्रांसजेंडर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल द आर्ट ऑफ रेगुलेशन। ये बेसिकली जो प्रीवियस एक सेबी के चेयरमैन थे पहले, जीवी रामाकृष्णा, वो अभी ना पास हो गए, एक्सपायर कर गए, तो उनके बारे में कहा गया, उन्होंने रेगुलेशन के बारे में बताया है कि रेगुलेशन जो है सही होना चाहिए। उसमें अनरेगुलेटेड स्पेस में क्या होता है, फिजिकल इंटेलेक्चुअल फाइनेंशियल मसल्स जो हैं वो बहुत बार जो है चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। तो रेगुलेटेड इन्वायरमेंट का क्या काम है कि सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड ग्राउंड लेवल रियलिटीज को समझने की जरूरत है और रेस्पेक्ट द व्यू दैट दे आर एट बेस्ट। कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आप जो है इस चीज़ों को लिख सकते हैं कि रेगुलेशन का क्या काम है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड देना, नहीं होगा तो क्या होगा, जो मसल पावर है वो उसको अपने हिसाब से यूज करेगा। दूसरा, आपको जो ग्राउंड लेवल रियलिटी समझने की जरूरत है ताकि आप चीज़ों को सही सही से डिसीजन ले पाए। और अप्रोप्रिएट मैनर में जो आपको अप्रोप्रिएट समय पे अपना जो सिग्नल देना है बॉडीज को, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में जो पर्सन है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक तरह से जज का पोजीशन होल्ड करते हैं। तो उसको मैटर डिसाइड जो बेसिस ऑफ एविडेंस है उनको डिसाइड करना चाहिए जो उनके सामने लाया जाता है। सेल्फ परसिव्ड इन आपका जो जजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रीजुडिस आप नहीं होने चाहिए। जो हेड करते हैं सीनियर रेगुलेटरी पोजीशंस में, उनको जो एट्रीब्यूट्स उनका होना चाहिए, जैसे कि वो इम्पार्शियल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस और एन एबिलिटी टू ऑपरेट विदाउट फियर और फेवर। तो ये जो है जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को हेड कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज को हेड कर रहे हैं, उनके लिए ये एट्रीब्यूट होना जरूरी है। बेसिकली रेगुलेटरी बॉडीज पे अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पर आप बेसिकली लिख सकते हैं कि क्या क्या जो है रेगुलेटरी बॉडीज को करने की जरूरत है, कैसे रेगुलेशन को और इफेक्टिव करने की जरूरत है, चाहे कोई भी बॉडी हो। यहाँ पे इन्होंने सीबी का बेसिकली एग्जाम्पल दिया है।
नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट मलिंग वेज टू बूस्ट यील्ड फ्रॉम पॉपी। तो ये बेसिकली जब पॉपी को लेकर के है, जो ओपीएम जो ट्रेड है उसको लेकर के गवर्नमेंट उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रही है प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व करके। और इन्होंने कहा है बेसिकली दूसरा एक मेथड कहा है कंसंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ मेथड यूज करके। ऑलरेडी इसका ट्रायल रन हुआ है। अभी जो बेसिकली क्या ये रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट जो है फार्मर जो है वो गम एक्सट्रैक्ट करके गवर्नमेंट को बेसिकली बेचते हैं, गम्स को गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को, जहाँ से वो ओपीएम या बाकी जो अल्कलॉइड्स है वो यूज किया जाता है। इससे फायदा क्या होगा बेसिकली टू बूस्ट अल्कलॉइड का जो यील्ड है, जो अल्कलॉइड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, आपका सप्लाई, जो कि बेसिकली मेडिकल पर्पस में यूज किया जाता है। और हम बहुत बार जो है इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत हमारा जो बेसिकली हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा हम इंपोर्ट हमारा कम होगा और हम जो मेडिकल चीज़ों में इसको ज़्यादा हम यूज कर पाएंगे। इंपोर्ट जो है डिपेंडेंस हमारा कम हुआ, जैसे कि कोडेलिन है, ये भी मेडिकल प्रोडक्ट है आपका। तो इस पे हम एक्सपोर्ट पे कम, इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंट होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा होगा। और जो हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमें रेवेन्यू और आएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने कहा है। एनडीपीएस एक्ट क्या है बेसिकली, इसको आप जरूर ध्यान में देखिए, बहुत बार न्यूज़ में भी आया था ड्रग केस को लेकर के। तो ये ओपीएम ट्रेड को भी बेसिकली रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपका इंसेंटिव्स फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर। ये बेसिकली कल कैबिनेट ने जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वाइट गुड इंडस्ट्री हो गया आपका, एयर कंडीशनर एलईडी और हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया, अप्रूवल दे दिया इसका। ऑलरेडी ये जो टेलीकॉम सेक्टर्स और कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है कैबिनेट ने। और ये बजट में बेसिकली ये स्कीम्स के बारे में कहा गया था, पीएलआई के बारे में। इसका स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे अभी इसमें दिया गया है तो इसमें इन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े, इसके लिए बेसिकली ये पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। इससे क्या होगा कि वहाँ पे बेसिकली वहाँ डिजेबिलिटी सेक्टर मान लीजिए कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वहाँ पे इतना फंड नहीं है, तो उसको कम करेगा आपको, कि आपका जो है प्रोडक्शन इंसेंटिव गवर्नमेंट खुद ही दे रही है। इसके अलावा आप बढ़ाएंगे उसको फैक्ट्री को तो उस पर आपको फायदा होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। इसमें क्या है स्टेट इंसेंटिव 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड। जैसे जैसे आप गुड्स जो है वो बढ़ाएंगे 5 सालों में, तो आपको जो है इंसेंटिव जो बढ़ेगा, इंसेंटिव उस हिसाब से दिया जाएगा। तो यानी कि आप बढ़ाने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आप अपना प्रोडक्शन और सेल जो है और बढ़ाएं इंडियन फैक्ट्री के थ्रू। तो इसको ऑलरेडी मैंने बजट में कवर भी किया है, तो ये और मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से आपको। स्कीम एट एम टू गिव कंपनी इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक यूनिट्स। तो इंडिया के यूनिट में जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें आपको मिलेगा। इससे फॉरेन कंपनीज को भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप इंडिया में यूनिट लगाइए, कंपनी प्रोडक्शन कीजिए, ताकि आपको इंसेंटिव मिलेगा। इट ऑल्सो एम्स टू इनकरेज लोकल कंपनी टू सेट अप और एक्सपेंड एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और लोकल कंपनी ऑब्वियस सी बात है, आप जो अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आपका सेल बढ़ेगा, तो आपको इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव और मिलेगा। तो दोनों चीजें मतलब बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का ये कोशिश है गवर्नमेंट की। काइंड ऑफ सब्सिडी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बजट टू गुड्स मेड इन इंडिया। अमाउंट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, जैसे हमने देखा सेक्टर अलग अलग है, टेलीकॉम सेक्टर में अलग है, यहाँ पे अलग है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। और जो सेक्टर में डिजेबिलिटी मतलब जैसे टेलीकॉम सेक्टर में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं हो पा रहा है इंडिया में। सोलर अभी जो हम यहाँ पे देखें अगर हम, तो अभी जो है बेसिकली हमारा लार्जली जो है डिपेंडेंट है इंपोर्टेड सोलर पीवी सेल्स हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है। तो इसको जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कम है, जहाँ पे कुछ कुछ डिफिकल्टीज जो है सेक्टर फेस कर रही है, उन सेक्टर्स को ही इस स्कीम के अंतर्गत लाया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो ये जिस सेक्टर में जरूरत है उसी सेक्टर को दिया जा रहा है, सब सेक्टर के लिए नहीं है। तो ये बजट क्या बेसिकली है, पार्ट बजट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसको। तो आप जरूर इसका बजट का जो है मैं लिंक यहाँ पे प्ले लिस्ट का दे दूंगा, बजट को आप जरूर डिटेल में देखें, क्योंकि बहुत बार जो है प्रीलिम्स और मेंस में बजट से रिलेटेड सवाल आते हैं। नेक्स्ट आपका पीएम टू लॉन्च व्हीकल वेसल फॉर सेचल्स। ये जो है सेचल्स को लेकर के गवर्नमेंट जो है हमारी वो एक कोस्ट गार्ड शिप दे रही है, फास्ट पेट्रोल व्हीकल वेसल वहाँ पे देगी, डोनेट कर रही है तरह से सेचल्स कोस्ट गार्ड के लिए। इससे सेचल्स को क्या फायदा होगा कि वो जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है उसको उसमें यूज कर पाएगा, सेचल्स कंट्री यूज कर पाएगी बेसिकली। ये अफ्रीकन जो है जो नेशन है, सी कंट्री है चार साइड से। इसका जो है इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत पहले भी कुछ कुछ हमने वेसल्स सिमिलरली गिफ्ट किए हैं सेचल्स को। तो ये फॉरेन पॉलिसी का आपको जीएस पेपर 2 जो है उसमें आप जीएस पेपर 2 में आप जो है इंडिया ओशियन का जो डिप्लोमेसी इंडियन का, उसमें आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम बात करें इंडियन ओशियन को लेकर के, इंडियन का जो ओशियन डिप्लोमेसी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे और भी हमने जो क्या किया है, मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग जो है प्रोजेक्ट जो है उसको भी हम यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, ये भी गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है इनॉग्रेट करेंगे आपका ये थर्सडे को, आज मतलब कि। तो ये जो है, इसमें जो आपका इंडिया सक्सेस रिलेशन अगर आता है तो उसमें आप बेसिकली इन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने भाई ये सब वेसल्स दिया, ये हाँ हमारा जो डोनेशन है, गिफ्ट है डिप्लोमेसी को लेकर के। और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हिंदू एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब बटन आपको जो यहाँ पे भी दिख जाएगा, हमारा IQ ज्ञान का लेवल आ रहा होगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, तो उसको दबाएं। उसके बाद आपको एक बेल नोटिफिकेशन, बेल का पिक्चर आएगा जिसको आप क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड।